चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसका फॉर्मेट आप समझ चुके हैं। क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या था? एक्चुअल रिसिप्ट, एक्चुअल पेमेंट पे रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये बिल्कुल आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। जैसे हम 11th क्लास में पढ़ते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बिल्कुल वही है। नाम है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर, देन उसके बाद में राइट साइड पे क्या लिखेंगे? इनकम। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कहाँ हम लिखते हैं? क्रेडिट में। और लॉस कहाँ लिखते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। बिल्कुल वही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ये ड्यू बेसिस पे बनता है, अक्रूड बेसिस पे बनता है। ठीक है, यानी देय आधार पर या प्राप्ति आधार पर प्राप्त। कैसे? जैसे यदि मान लीजिए आप पे कोई एक्सपेंडिचर, मान लीजिए सैलरीज है, ठीक है, वेतन यदि इस वर्ष का, जिस ईयर का, पर्टिकुलर ईयर का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, यदि सैलरी का कुछ अमाउंट देना बाकी है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम इसे ऐड करेंगे, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देते हैं। यदि प्रीवियस ईयर का है तो उसे अलग कर देंगे, क्योंकि इस ईयर से रिलेवेंट नहीं है। क्लियर है ये? यदि कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो इस ईयर से रिलेवेंट नहीं है तो हम उसे माइनस करेंगे। कोई इनकम है जो इस वर्ष की है, जैसे सब्सक्रिप्शन है, अक्रूड है, मिलना बाकी है, तो हम उसे प्लस करेंगे बिकॉज ऑफ रिलेवेंट टू दिस ईयर। और यदि इस ईयर से रिलेवेंट नहीं है तो वो माइनस कर देंगे। कोई इनकम एडवांस में मिल गई हमको, इस ईयर से रिलेवेंट नहीं है, दैट मीन्स अनअर्ड है या अनुपार्जित है, एडवांस रिसिप्ट है, तो उसे हम माइनस कर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद में जनरली बुक्स में जो है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन यानी मीनिंग क्या है? चंदे की राशि। अब सब्सक्रिप्शन जो है, यदि किसी संस्था को चंदा मिलना बाकी है तो वो क्या कहेंगे? अक्रूड है। क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग तो नहीं हो सकता। आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है वो एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में अक्रूड की आउटस्टैंडिंग यदि लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो अक्रूड, मिलना बाकी है, तो उसे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यदि रिलेवेंट टू दिस ईयर होगा। क्लियर है? चलिए, और फिर उसका अपना फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बाद में न्यूमेरिकल्स, जैसे जैसे आप करेंगे सब समझ में आ जाएगा कि कैसे। ठीक है, तो टॉप पे हम क्या लिखते हैं? फॉर्मेट अभी हम कर रहे हैं किसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेस पे है? ड्यू बेसिस पे है, अक्रूड बेसिस पे है। क्लियर है ये? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेस पे था? एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल पेमेंट। आ रहा समझ में? चलिए, टॉप पे हम लिखेंगे क्लब। मान लीजिए सपोज जो है हमारे पास में ये है रोटरी क्लब। ठीक है, क्लब का नाम क्या है? रोटरी क्लब। फिर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब आय व्यय खाता। ऊपर रोटरी क्लब, हिंदी में भी रोटरी क्लब ही लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, को समाप्त वर्ष के लिए, जिस वर्ष का आप जो है अकाउंट बना रहे हैं, को समाप्त वर्ष के लिए। और उसके बाद में आप फॉर्मेट खींचेंगे प्रॉपर स्केल से। ठीक है, खतरों से नहीं खेलना है आपको, भले आपसे लाइनें कितनी ही सीधी क्यों ना आती हूँ आपके हाथ से। ठीक है, चलिए, तो ये हम फॉर्मेट बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है यहाँ पे, या एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। बीच से डबल लाइन खींचनी है। जो पार्टीशन है आपका, पार्टीशन में लेफ्ट साइड पे आपने एक्सपेंडिचर्स लिखे हैं या लिखेंगे आप। हाँ, चलिए, और उसके बाद में कॉलम की विड्थ का ज़रूर ध्यान रखें भैया।
कौन से कॉलम कितनी चौड़ाई के होंगे, ये आपको जो 11th क्लास में सीखा है आपने बिल्कुल वही उन्हीं सब बातों को फॉलो करना आपको। चलिए फिर उसके बाद में अब हम इसे भरते हैं। यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके एक्सपेंडिचर्स यानी व्यय, ठीक। नेक्स्ट वन इज फॉर अमाउंट राशि, फिर इनकम यानी आय, और ये लास्ट वन है क्या, अमाउंट। इसे आप क्रेडिट और इसे डेबिट भी लिख सकते हैं। क्लियर ये। चलिए अब यहाँ पर आना क्या है, जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होंगे। देखिए जैसे यदि मान लीजिए हमारे संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, यदि वहाँ पर एक मोटर कार खरीदी गई, क्लियर है ये, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए 5 लाख रुपए की एक मोटर गाड़ी खरीदी गई, 4 व्हीलर परचेज की गई है, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो लिखा जाएगा बिकॉज ऑफ पेमेंट, क्लियर। लेकिन ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, इसलिए ये परचेजिंग ऑफ कार या जो कार का क्रय मूल्य है उसे नहीं लिखा जाएगा। तो फिर लिखेंगे क्या यहाँ पर, उस कार पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, ठीक है, उस कार पर रेवेन्यू नेचर के अदर एक्सपेंसेस किए गए, जैसे ड्राइवर की सैलरी दी गई, ये सब जो है ये यहाँ पर लिखे जाएंगे। आ रहा समझ में ये। चलिए तो अब आपको जो है कुछ एक्सपेंसेस लिखा देते हैं किस तरह से। जैसे है मान लीजिए वेजेस एंड सैलरीज, तो 2 वर्ड यूज़ करें, और 2 सैलरीज एंड वेजेस या वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। इसमें हम क्या ऐड कर लेंगे, तो आउटस्टैंडिंग, अदत्त की राशि, आउटस्टैंडिंग, और वो भी कौन सा, एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में जो राशि देना बाकी है वो से हम प्लस कर देंगे, और यदि प्रारंभ का होगा तो हम माइनस कर लेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के प्रारंभ में यदि कोई राशि है तो हम उसे माइनस कर लेंगे, और ये अंदर अमाउंट लिख के प्लस माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वो बाहर लिखेंगे। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट है ये आपका इंश्योरेंस है, क्लियर है ये। इंश्योरेंस यानी बीमे की राशि, बीमा को हिंदी में क्या कहते हैं, आगो, क्लियर है ये। तो इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के नाम से होगा। इसमें हम क्या माइनस कर देते हैं, जनरली प्रीपेड ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रीपेड होगा तो वो माइनस कर देंगे। और प्रीपेड भी वही है आपका, कैसे कि इसमें भी वही फंडा है कि यदि वर्ष के अंत में प्रीपेड है तो माइनस कर देंगे, और वर्ष के प्रारंभ में बिगनिंग ऑफ द ईयर का है तो वो हम इसको प्लस कर देंगे, क्लियर है ये। चलिए तो प्रीपेड एट द एंड कह लें इसको, और प्लस क्या करेंगे, प्रीपेड एट द बिगनिंग, क्लियर है ये। चलिए और भी एक्सपेंसेस हैं। अब देखिए एक्सपेंसेस में और क्या है, जैसे जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य व्यय, क्लियर है ये। तो सामान्य व्यय जो है ये हमारे रूटीन एक्सपेंसेस है, ये हम माइनस करेंगे। आ रहा समझ में। फिर नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, मरम्मत और नवीनीकरण, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल आपके यहाँ पर डेबिट करेंगे ये एक्सपेंसेस में। फिर उसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस है, विविध व्यय हैं या मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, ये आपके एक्सपेंडिचर साइड पे आएंगे। नेक्स्ट है रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है। रेट्स और टैक्सेस में डिफरेंस क्या होता है वो आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। जब लोकल अथॉरिटीज़ टैक्स चार्ज करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेट्स कहते हैं, क्लियर है ये। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है,
पोस्टल चार्जेस हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स है, यदि कोई असेट्स है उसको यदि डेप्रिसिएशन चार्ज किया और उसके बाद सेल की गई और फिर उस पर लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा। द नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन ऑन वेरियस असेट्स है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, प्लांट है, तो इन सब पे डेप्रिसिएशन वो सब एक्सपेंडिचर बिल्कुल वही है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। क्लियर ये। फिर उसके बाद में अब इनकम क्या आएगी, तो इनकम देख लीजिए यहाँ पे इनकम में सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, चंदे की राशि। क्लियर ये। इसमें जो मिलना बाकी है तो जनरली बुक में वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए होता है। ठीक है, ये मिलना बाकी तो इसको अक्रूड कहते हैं। हाँ, तो ये और यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा तो वो मिलना बाकी वाला ही सब्सक्रिप्शन है। क्लियर ये। तो अक्रूड है, ACCRUED, अक्रूड है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड जो इस वर्ष मिलना बाकी है वो इसे हम प्लस करेंगे। फिर एट द बिगनिंग यदि होगा वही फंड है, यदि एट द बिगनिंग होगा तो हम अलग कर देंगे। तो ये हो गया आपका बाय सब्सक्रिप्शन हो गया। और क्या हो जा सकती है इनकम में, बाय एंट्री फीस, प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क जो मेंबर्स आ रहे हैं उनसे हम एंट्री फीस ले रहे हैं। रेवेन्यू नेचर के आइटम हैं, कहाँ जाएगा, इनकम साइड में। फिर उसके बाद में है जनरल डोनेशन है। जनरल डोनेशन मतलब जिससे हमने कैपिटलाइज्ड नहीं किया, मतलब पूंजीकृत नहीं माना गया। ठीक है, तो जनरल डोनेशन जो हर साल हम ले रहे हैं, हर मेंबर से ले रहे हैं, नए मेंबर्स आ रहे हैं उनसे भी ले रहे हैं, ये कैपिटलाइज्ड वाला नहीं है। क्लियर है ये। तो इसे हम क्या मानते हैं, रेवेन्यू इनकम। और कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली इनकम साइड ही जाएगा। फिर है लाइफ मेंबरशिप फीस है, लाइफ आजीवन सदस्यता शुल्क है। इसे हम यदि कैपिटलाइज्ड लिखा है तो यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखा जाता है। लेकिन ये एजम्पशन है, ये मान्यता है कि हर साल मेंबर्स आते रहते हैं और लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो संस्था है वो 10 मेंबर से स्टार्ट हुई थी आज से 20 साल पहले और आज भी वो 10 मेंबर ही हैं, ऐसा नहीं है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमको हर साल मिल रही है, तो कहाँ आएगी, ये आपके इनकम साइड पे। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, विनियोग पर ब्याज। यदि मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट की हमारी संस्था ने, उससे हमें इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट यदि अक्रूड होगा तो वो भी हम इसे प्लस करेंगे। क्लियर है ये। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, मनोरंजन से लाभ, रेंट रिसीव्ड, किराया प्राप्त, सब इनकम है। फिर सन्ड्री वेरियस इनकम है। तो ये सब लिखने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस निकालेंगे तो किस तरह से लिखा जाता है, देखिए यदि मान लीजिए इनकम ज़्यादा, इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो हम इसे लिखते हैं टू सरप्लस। क्या लिखते हैं, टू सरप्लस, समझ में, यानी आधिक्य। या फिर यदि आप थोड़ा सा और खतरों से खेलना चाहते हैं तो लिखिए नए शब्द, आपको एक लंबी लाइन भी लिख सकते हैं, टू एक्सेस ऑफ इनकम। ज़्यादा क्या है, इनकम है, तो क्या लिखना है यहाँ पे सरप्लस की जगह पे, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी आय का व्यय पर आधिक्य। क्लियर है ये। क्या लिखना है, या तो आप या फिर हिंदी में सरप्लस को क्या लिख देंगे, आधिक्य। क्या लिखेंगे, आधिक्य। और यदि मान लीजिए आप लंबी लाइन लिखना चाहते हैं तो आय का व्यय पर आधिक्य, इस तरह से भी लिख सकते हैं, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और यदि मान लीजिए आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा, इनकम कम है, तो ये लिखा जाता है बाय डेफिसिट या घाटा। क्लियर है, क्या लिख देंगे, बाय डेफिसिट या घाटा। या फिर वही लंबी लाइन, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, व्यय का आय पर आधिक्य। क्या लिखेंगे, व्यय का आय पर आधिक्य। आरसन में तो इस तरह से दोनों साइड का फिर हम टोटल कर देंगे, टोटल इक्वल हो जाएगा। ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक,
अब उसके बाद में हमें कैलकुलेशन करना होगा कैपिटल फंड का, यानी ओपनिंग कैपिटल या इनिशियल कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी या पूंजी कोष भी कहा जाता है। ये कैपिटल फंड मतलब ये आपको एक छोटी सी जो है ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी हो, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद इसका फॉर्मेट भी बना देते हैं आपको कि किस तरह से आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, ये आपकी बुक में भी है, ठीक है। चलिए तो अब आप देख लीजिए इसका फॉर्मेट किस तरह से रहेगा। आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको जो है रब कर देते हैं पूरी तरह से, और ये नेक्स्ट जो हम बनाने वाले हैं वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट, या ऊपर लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड ऑब्लिक इनिशियल फंड, या प्रारंभिक पूंजी की गणना या फिर पूंजी कोष की गणना। और फिर उसके बाद आपको बनाना क्या है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में टू और बाय ये वर्ड यूज नहीं करते, और यहाँ पर जो है डेबिट और क्रेडिट भी नहीं होता। क्लियर है ये। तो फिर क्या होगा, संपत्तियाँ असेट्स या एसेट्स भी कहते हैं इसे, और दूसरा है लेफ्ट साइड पे आपकी लायबिलिटीज। आ रहा समझ में। चलिए अब आप देखें, ऊपर हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस शीट लिख लो, या कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड भी लिख लो, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। तो यह आ गया, हम इसे लिख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ये आपने 11th में पढ़ा, बैलेंस शीट को इस तरह से लिखते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रारंभिक चिट्ठा, प्रारंभिक स्थिति विवरण। क्लियर है ये। चलिए फिर उसके बाद में कब बनाया जाता है, तो लिखते हैं एज ऑन, और डेट 1 Jan 2017 या 1 April 2018 जो भी है, लेकिन ओपनिंग डेट ही रहेगी। क्लियर। राइट पे क्या है, यहाँ पर असेट्स या संपत्तियाँ। लेफ्ट पे क्या है, लायबिलिटीज है। क्या है, लायबिलिटीज यानी दायित्व। ये आ गया। आ समझ में। फिर वही पर्टिकुलर अमाउंट, तो वही पर्टिकुलर अमाउंट की जगह से हमें फिट करना है। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, ओपनिंग क्या, जो कुछ भी है सब ओपनिंग डेट का। क्लियर है ये। तो ये आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और ब्रैकेट में आप लगाते चलिए ओपनिंग ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी नहीं है। हाँ, तो ये क्या है आपकी ओपनिंग, ओपनिंग कैश इन हैंड। क्लियर है ये। फिर कैश एट बैंक, बैंक में रोकड़। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकोष। अधिकोष यानी जहाँ पे अधि यानी अधिक, जहाँ ज़्यादा सरप्लस, कोष यानी फंड, जहाँ ज़्यादा फंड है, ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं वो अधिकोष है, और वही बैंक है। तो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है। फिर उसके बाद में और देख लीजिए सब्सक्रिप्शन, या इसे हम कह सकते हैं अक्रूड सब्सक्रिप्शन। अक्रूड, या बुक में जनरली जो है आउटस्टैंडिंग वर्ड भी ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर है ये आपका, या अक्रूड सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में आप लिखते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष का। क्लियर ये। और क्या है, फिर उसके बाद में है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्व दत्त व्यय। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्व दत्त व्यय, ये भी किसके, प्रीवियस ईयर के। फिर असेट्स, संपत्तियाँ। संपत्तियाँ जो प्रीवियस ईयर में थी और अभी भी बनी हुई हैं, ये आपकी असेट्स, ओपनिंग असेट्स कहलाएंगे। क्लियर है ये। अब लायबिलिटीज में देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग, अदत्त, आउटस्टैंडिंग, और अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, बैंक लोन, दैट मीन्स टू से करंट लायबिलिटीज।
तो आउटस्टैंडिंग एंड अदर लायबिलिटीज ऑफ प्रीवियस ईयर ये आ जाएंगे आपके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ओके ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन अग्रिम चंदा जो कब का है, प्रीवियस ईयर का। क्लियर है ये। और फिर उसके बाद में और रीड कर दे रहे, बाकी ये वही है क्रेडिटर्स और इस सब का वही जो हमने अदर लाइबिलिटीज में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो ऑब्वियसली असेट्स ही ज़्यादा हो गए यहाँ पर। हाँ, मान लीजिए असेट्स का टोटल जो है 2 लाख है, ये 1,72,000 है लाइबिलिटी का, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 28,000 का। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड या फिर ओपनिंग कैपिटल, पूंजी कोष या प्रारंभिक पूंजी। और ये है आपका बैलेंसिंग अमाउंट या अंतर की राशि। और फिर इसे हम टोटल कर लेंगे, तो ये टोटल अरसन में। चलिए, तो इस तरह से जो है हम बनाएंगे क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट। मतलब क्या बनना है यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा जनरली कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट के बहुत ज़्यादा आइटम नहीं होते। मान लीजिए कैश इन हैंड दे दिए एक आध और वहाँ पे ओपनिंग लायबिलिटीज़ के नाम से एक दो आइटम दे दिए, बस खटाक से आपने छोटा सा फॉर्मेट बनाया। हालांकि आप चाहें तो प्लस माइनस करके भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे एक फॉर्मेट के फॉर्म में आप लिखें, फॉर्मेट बनाएं प्रॉपर, और उसके बाद में आप इसको कैलकुलेट करें। क्लियर है ये। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया, ओपनिंग कैपिटल भी बन गई। फिर हम क्या बनाएंगे, फाइनल बैलेंस शीट जो आपकी क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट है। तो क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट बिल्कुल वही है जैसे हम 11th क्लास में हम बैलेंस शीट बनाते रहे, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बनाना है। और फिर उसके बाद में जब टोटल करेंगे ऑब्वियसली टोटल बैलेंस शीट इक्वल आएगा। चलिए, बैलेंस शीट यदि आप चाहें तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की फॉर्मेट हम आइटम पढ़ देते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपसे बनती ही है। हाँ, चलिए असेट्स में देख लीजिए, फिक्स्ड असेट्स हैं या कैश इन हैंड से हम लिक्विडिटी फॉर्म में भी बना सकते हैं या फिक्सिटी फॉर्म में भी। क्लियर है ये। यदि लिक्विडिटी फॉर्म में बनाई जाती है जैसे आपने 11th क्लास में बनाई है, तो टॉप पे हम क्या लिखते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और फिर बॉटम पे हम जाते जाते सबसे नीचे हम क्या लिखते हैं, फिक्स्ड असेट्स। और जब यदि हमने असेट साइड लिक्विडिटी फॉर्म में तरलता के क्रम में बनाया है, तो लायबिलिटीज़ भी हम लिक्विडिटी फॉर्म में बनाएंगे। तो लायबिलिटीज से स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, आउटस्टैंडिंग से, क्रेडिटर से, बिल्स पेबल से, बैंक लोन से, और उसके बाद में कैपिटल फंड। क्लियर है ये। अच्छा, यदि मान लीजिए फिक्सिटी के फॉर्म पे बनाते हैं तो दोनों साइड को हमको एडवर्स जाना है, यानी असेट्स भी आपके जो बॉटम वाले वो टॉप पे चले जाएंगे, टॉप वाले बॉटम पे आ जाएंगे। उसी तरह से लायबिलिटीज़ में भी होगा। क्लियर है ये। फिर है आपके, तो यदि बैलेंस शीट में असेट्स में है तो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, मतलब वही है जो आपने बनाए हुए हैं। स्पेशल यदि कुछ बात कहें इसमें, तो यदि मान लीजिए किसी प्रकार का हम प्राइज फंड वगैरह, ये आपको आता है कि यदि किसी प्रकार का कोई स्पेशल फंड बनाया है, तो उस स्पेशल फंड में से जैसे मैच स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से रिलेवेंट आपके कोई फंड बनाए हैं, तो वो फंड में से एक्सपेंसेस यदि किए गए हैं तो फंड में से वो अमाउंट माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो हमने कैपिटल फंड निकाली यहाँ पर या ओपनिंग कैपिटल, इसमें हम प्लस करेंगे सरप्लस, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपका अमाउंट आया है सरप्लस वाला, वो सरप्लस हम यहाँ पे प्लस करेंगे, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसे हम प्लस करेंगे। क्लियर है ये। और यदि मान लीजिए लॉस आ गया है, डेफिशिएट है, घाटा है, तो उसे हम क्या, या फिर लंबी लाइन क्या है उसके लिए, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इसे हम माइनस करेंगे। आ रहा समझ में। तो आई थिंक ये आपको पहले फॉर्मेट पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपको जो है वो कर ही देते हैं। एक्सरसाइज का है, ये 10th क्वेश्चन है, वही अपने डॉक्टर प्रवीण सक्सेना और बड़जात्या सर की बुक का है। 10th क्वेश्चन है, यानी
इनकम एक्सरसाइज का, अपन एक्सरसाइज ही कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है, एग्जाम्पल मैं समझता हूँ आपसे बनते हो नहीं बनेंगे तो आप मुझे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फर्स्ट कह सकते हैं या एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समिति, समिति मतलब कमेटी, ठीक है, या फिर वो जो आपकी समितियाँ बनाई जाती हैं ना, इस तरह से। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, यानी 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एक समिति के निम्नलिखित विवरण हैं। सबसे पहले क्या है, रेंट पेड, किराया दिया, ऑब्वियसली किराया दिया तो ये एक्सपेंसेस है, कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड पे। फिर है इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, क्लियर, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स है भाषण से आय, तो ये क्या है, इनकम है, कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, चंदा प्राप्त हो गया, ये इनकम है। फुटकर व रिटेल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर ब्याज, इनकम है। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है। फिर लिखा है समिति इज कीपिंग ₹10 डिवेंचर्स ऑफ 4% वैल्यूइंग 10,000 ऑफ कंपनी, यानी 10,000 रुपये वाले, दैट इज़ नॉट ₹10, हाँ, नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं वो 10, 10,000 रुपये वाले 4% डिवेंचर्स हैं। देखिए इसका कैलकुलेशन आप ऐसे करेंगे, शब्दों पर ध्यान दीजिए, 10,000 रुपये वाले 10, यानी एक कितने का डिवेंचर है, 10,000 का, इंटू 10 किया तो हो गया 1 लाख हो गया। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4%, तो कितना आ गया, 4,000। क्लियर है, ये इंटरेस्ट जो है डिवेंचर्स पे कितना मिल रहा है, 4,000। फिर अकाउंट 31 मार्च ₹800 फॉर रेंट एंड ₹950 फॉर प्रिंटिंग आर आउटस्टैंडिंग, यानी 31 मार्च को 800 रुपये किराए के, 950 रुपये प्रिंटिंग के, आउटस्टैंडिंग यानी अदत्त हैं, अदत्त हैं यानी कि पेमेंट करना बाकी है। तो क्या करेंगे, रिलेवेंट एक्सपेंसेस में हम ऐड करेंगे, और यदि मान लीजिए रिलेवेंस एक्सपेंसेस नहीं दिए, रिलेवेंट एक्सपेंसेस संबंधित व्यय नहीं दिए हैं, तो हम अलग से लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये वैसे किया, ये सब आपने 11th में, मान लीजिए वेतन लिखा है 2 लाख रुपए और उसमें 25,000 रुपये देना बाकी है, तो हम क्या करते हैं, टू सैलरी अंदर लिखा 2 लाख लिखा, प्लस आउटस्टैंडिंग 25,000, ब्रैकेट बनाया और बाहर लिख लिया 225,000। क्लियर है ये। और यदि मान लीजिए लिखा वेतन के 25,000 आउटस्टैंडिंग है, बस अलग से नहीं लिखा कि 2 लाख जो है वो दे दिए गए, कोई बात नहीं, क्या लिख देंगे हम, बाहर लिख देंगे अलग से, किसी में हम प्लस नहीं करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 25,000। क्लियर है ये। चलिए उसके बाद बस इतना सा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे करके ही देख लें, है ना। देखिए तो वही है फॉर्मेट आपका, वही मैं आपको ये रब कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, आपको ये नहीं कि कॉपी पे काटा पीटी मचा देनी, वहाँ आप जो है सेपरेट बनाएंगे उसको। क्लियर है, मतलब एक के नीचे एक आप बनाते चलिए उसको। तो ये बना रहे हैं हम एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, और सक्सेना सर बढ़ जाते हैं, सर की बुक का है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के जहाँ सम स्टार्ट हो रहे हैं तो उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ये। चलिए ये यहाँ पे एसेट्स की जगह हम क्या लिखते हैं, इस तरफ आ जाएगी हमारी इनकम, तो ये हो गया, ठीक, ये क्या हो जाएंगे आपके एक्सपेंडिचर या व्यय, इसे हम कहेंगे डेबिट, ये है इनकम या फिर क्रेडिट, और क्लब का नाम नहीं है तो ये आप डैश कर दीजिए ना, यदि नाम नहीं था तो थोड़ा डैश लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या लिख दें, आय व्यय खाता, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर किस वर्ष को समाप्त के लिए, तो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, तो ये है आपकी बुक में 31 मार्च 2018। क्लियर यहाँ तक, ठीक। चलिए फिर उसके बाद अब एक एक आइटम देखते हैं। सबसे पहले है रेंट,
ठीक है। तो ये लिखा हमने टू रेंट, कितने रुपए है रेंट, तो रेंट है 2100 का, ठीक है। तो ये लिखा ₹2100। इसके बाद हम देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन जो है हम पहले एग्जाम में भी आपको यही करना है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आउटस्टैंडिंग कहाँ पे क्या है, प्रीपेड है, अनअर्न्ड है, ये किस तरह के कुछ एडजस्टमेंट है। ये नहीं कि हमने पहली लाइन पढ़ी और हो गए शुरू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। हमें पता है कि रेंट में आउटस्टैंडिंग है, तो एक बार फिर से हमने ध्यान दे दिया उसको। क्लियर, चलिए तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का शॉर्ट एसटीडी इस तरह से लिख, क्लियर ये। लेकिन ये नहीं, यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर आप पूरा लिखेंगे आदत तक, ठीक। ये नहीं कि यदि हिंदी में लिख रहे हैं तो ये आ लिखा और हो गया, वैल्यू समझ जाएगा कि आदत तक, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। तो ये आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, आउटस्टैंडिंग है 800 ये, ठीक है। 950 तो प्रिंटिंग के थे, ये हो गया। तो ये 800 हमने प्लस कर दिया, तो ये कितना आ गया 2900। फिर क्या है, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, इनकम तरफ आती है ये, तो बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, भाषण से आए, स्पीच दी होगी जाके मेंबर्स ने, तो इनकम होगी। चलिए कितने मिले हैं, भाषण से आए कितनी हैं 23,200, तो ये लिख दिया हमने 23,200, क्लियर है ये। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट है, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट कितना है 11,000, उसमें कुछ मिलने वगैरह तो बाकी नहीं था, सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं है। चलिए तो लिख दीजिए चंदे की राशि बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, चंदा प्राप्त हुआ, हाउ मच इट इज़ 11,000। फिर है रिटेल एक्सपेंसेस, फुटकर व्यय हैं, तो हम इधर आ गए, तो टू रिटेल एक्सपेंसेस, रिटेल के शॉप्स, फुटकर व्यापारी, ये यहीं से आए शब्द ये, हाँ। रिटेल एक्सपेंसेस कितने हैं 1,000, तो ये लिख लीजिए, क्या आ गया 1000। फिर क्या है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो इनकम हो गई। चलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,800, तो ये लिख लिया आपने बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर ब्याज। फिर अब इधर आप रुकेंगे थोड़ा सा, कैसे कि लिखा है 3,800, अब भी हमने कैलकुलेट किए थे ना, वो 4,000 होने चाहिए थे ना। कैसे, 10,000 के 10 डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पर क्या मिलता है हमें इंटरेस्ट, शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है। तो 10,000 के 10 यानी 1 लाख के हो गए, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 4,000 हो गए, ये आप कैलकुलेशन करके बताएंगे हाँ कॉपी पर। और फिर उसके बाद में 4,000 में से हमें कितने मिल चुके हैं अभी तक 3,800, तो कितना मिलना बाकी है 200 क्या हो गया अक्रूड, तो ये लिख दीजिए आप यहाँ पर कितना 3,800 प्लस कर देंगे हम इस पे ACCRUED उपार्जित, तो ये आ गया कितना है 200, तो ये टोटल ऑफ अमाउंट कितना हो गया 4,000, यानी इस वर्ष हमें 4,000 रुपये मिलना चाहिए था। तो ये सब लिखते हैं अपन, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है हमारा, जितना हमें मिलना चाहिए था वो हम पूरा लिखते हैं, भले ना मिला हो। जितना पेमेंट करना चाहिए था वो पूरा लिखते हैं, चाहे हमने पेमेंट ना किया हो। क्लियर। फिर है उसके बाद में ये हो गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 2,100 के, चल तो ये आ जाएंगे टू एडवर्टाइजमेंट कितना 2,100, विज्ञापन। फिर क्या है प्रिंटिंग चार्जेस हैं कितने 1,250 है, इस पर आउटस्टैंडिंग भी थी 950, तो ये 13 और 9 ठीक है 1,250 प्लस 950 है ना, यानी 22, तो यह आ गया आपका 2 प्रिंटिंग छपाई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो तो
कितना अमाउंट लिखा है, अंदर का अमाउंट है आपका 1250, तो 1250 और हम प्लस क्या कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग कितना है 950, तो ये हो गया आपके 12 और फिर ये 13 इसको कर लीजिए और 2200 रुपये आ गया 2200। क्लियर है, ये 2200 ये आ गया। फिर उसके बाद में और कुछ है क्या, आई थिंक हो गए ये सब है ना। अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो देखिए, 11 4 15 और 23,200, ठीक है, 23,200 और 15,000, तो ये आ गया 38,200, तो इनकम आ गई। फिर एक्सपेंडिचर में आ जाएं, मॉइस्चर है तो ये थोड़ा सा ये कैलकुलेटर भी गड़बड़ करता है, ठीक है। 2900 है प्लस 1000 है, 2100 है और 2200 है, 8200 और फिर 38,200 में से माइनस कर दीजिए तो 30,000, ठीक है, आ रहा है ये। तो इससे हम क्या लिख देंगे, चूँकि ये इस तरफ ज़्यादा था तो ये सिंपल वर्ड हमने लिख दिया, टू सरप्लस कितना 30,000 और ये हम उठा के इसे हम टोटल कर दीजिए कितना 38,200 और ये यहाँ पर भी आप स्केल से करेंगे भैया इधर पे ना, 38,200, 11 4 15, 23 और 5 28, तो ठीक है आ जाएंगे ना 38,200। क्लियर, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आ रहा समझ में, तो इस तरह से जो है ये आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग कैपिटल जिसका कैलकुलेशन ओपनिंग बैलेंस शीट, फाइनल बैलेंस शीट, इस तरह से तीनों फॉर्मेट अच्छी तरह से आप लिख कर याद कर लीजिए, समझ लीजिए और फिर एक्सरसाइज पे अपन कर देंगे। क्लियर है ये, चलिए ठीक, ओके, थैंक यू।